हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी आप सभी लोगों की। ठीक है, हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं नया सेशन। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखो आप। कॉपी पेन ले लीजिए आप। ठीक है, हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे तो साथ साथ में करते जाएंगे। ठीक है, कॉपी पेन ले लिया होगा आपने। मैं उम्मीद करता हूँ आप एकदम रेडी होंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन देखो आप स्क्रीन पे। क्या है पहला क्वेश्चन? लिखा हुआ है, यदि केले को 50 रुपये में 60 की दर से खरीदा जाता है, ठीक है, और 60 रुपये में 50 की दर से बेचा जाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ये पूछा है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसको रुपए लिख लेंगे। क्या रुपए है एक साइड पे, दूसरी साइड पे लिखेंगे वस्तु की संख्या। कितनी वस्तुएं हैं, ठीक है, वस्तु की संख्या। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, तो वो 50 रुपये में 60 वस्तुएं खरीदने की बात कर रहा है। क्लियर। फिर आगे बोला है कितने रुपए में, 60 रुपये में 50 वस्तुएं बेचने की बात कर रहा है। ये सेलिंग प्राइस है। 60 रुपये में 50 वस्तुएं बेचने की बात कर रहा है। ठीक है, और लास्ट में पूछ रहा है कि बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो वस्तु की संख्या है ना, इसको बराबर बराबर कर लेंगे। ठीक, और बराबर बराबर कर लेंगे। चाहो तो इस रेशियो को आप छोटा भी कर सकते हो, जैसे ये 0 से 0 काट दोगे, इसमें से भी ये 0 से 0 काट दोगे, तो अब आप इसको 5 रुपये और 6 वस्तुएं पढ़ सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर 6 रुपये में 5 वस्तुएं, लेकिन वस्तु की संख्या क्या बराबर है। अगर हम वस्तु की संख्या ज्ञात कर लें, वो भी बराबर बराबर कर लें इसको, तो हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम बराबर करने के लिए 5 का ऊपर गुणा कर दोगे और ठीक है नीचे 6 का गुणा कर देंगे। इस वाले रेशियो में 6 से गुणा कर देंगे, ऊपर वाले रेशियो में 5 से गुणा कर देंगे। ऐसा करने पर देखो वस्तु की संख्या कितनी हो रही है, 30। तो 30 वस्तुएं खरीदी और 30 ही वस्तुएं बेच दी हैं। तो कितने रुपए में खरीदी हैं, कॉस्ट प्राइस क्या है देखो 25। तो आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया कि वो कितना है, 25 है। सेलिंग प्राइस क्या है वो लिखा है ये नीचे, 6 गुणा 6 कितना है, 36। तो कॉस्ट प्राइस 25 है, कोई वस्तु 25 रुपये की है, उसको 36 रुपये में बेचा गया, तो कितना प्रॉफिट होगा, 11 रुपये का। 11 रुपये का ये प्रॉफिट है, और हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे लिखा जाएगा। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे सवाल में कितना बनना, अपना 25 बनना है, और प्रॉफिट क्या है, वो है 11 इंटू में 100%। इसको सॉल्व कर लोगे आप, तो 100 को आप 25 से काटोगे तो वो कितनी बार कटेगा, यहाँ 25 एक और ये 4 बार। 4 गुणा 11 करेंगे तो कितनी वैल्यू बन जाएगी, 44%। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 44%, यानी कि आपका डी ऑप्शन। ठीक, चलो आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन पे पहुँचो। ये रहा, एलसीएम ज्ञात करने की कह रहा है। 12 और 18, 20, 25 का एलसीएम क्या होगा। सबसे पहले मैंने आपको हमेशा सलाह दी है कि आप जब भी एलसीएम ज्ञात करें तो हमेशा ऑप्शन से करें, ऑप्शन एलिमिनेट मेथड यूज़ करें। 25 से कटने वाली संख्या ढूंढ लें, बस वही आंसर है। क्या ये 25 से कटेगा, जी नहीं। क्या ये 25 से कटेगा, ये भी नहीं कट रहा है। क्या ये 25 से कटेगा, ये भी नहीं। तो लास्ट वाला क्या है आपका आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम एचसीएफ का जब भी क्वेश्चन मिले आप ऑप्शन से करो, बहुत जल्दी होता है। आप ये देख सकते थे 25 से कौन सी संख्या कट रही है। इसके अलावा 9 दूनी 18, 9 से कट रहा है, तो सम ऑफ डिजिट कितने से कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। क्या ये 9 से कट रहा था, जी नहीं। क्या ये कट रहा था, जी नहीं। ये कट रहा था, ये भी नहीं। लास्ट वाला कट रहा था, यस, तो वही आंसर है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। टाइम एंड वर्क का सवाल। एक निश्चित कार्य को करने में जो ए जो है 120 दिन लेता है, 120 दिन में कर सकता है। ठीक, बी ए से 60% अधिक कार्य कौशल है, तो ये यहाँ से हम इसकी क्षमता निकाल लेंगे, एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लोगे। उसी कार्य को करने में बी अकेला कितना दिन लेगा, ये पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्षमता लिख लेंगे इनका, यानी कि रेशियो लिख लोगे किसका, एफिशिएंसी का। ए से 60% अधिक कार्य कौशल है, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है आपका, तो वो होता है 3/5। ठीक है, 3/5 बनेगा। तो यहाँ पे कौन ज़्यादा है, तो ए से 60% बी अधिक है। ठीक, तो ए की वैल्यू क्या होगी 5, और ये 3 अधिक है, 3 जोड़ दोगे 5 में तो ये हो जाएगा 8। ये किसका रेशियो है,
अधिक कार्यकुशल, तो कार्यकुशलता अधिक है यानी ये क्षमता का रेशियो है, उसकी इफ़िशियंसी का रेशियो हो जाएगा कितना, 5 और 8। फिर और क्या दिया है डाटा, तो ए का टाइम दे रखा है कि ए अकेले उसको 20 दिन में 120 दिन में कर लेता है, 120 दिन में। तो टोटल वर्क निकाल लोगे, और टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, ठीक। तो यहाँ सबसे पहले आप जो यूज़ कर रहे हो, ए का डाटा यूज़ कर रहे हो ए के लिए, ए की क्षमता क्या है आपकी यहाँ पे 5, वो टाइम क्या ले रहा है 120 दिन, यानी कि टोटल वर्क कितना हो रहा है आपका 600 यूनिट टोटल कार्य हो रहा है। कितना यूनिट हो रहा है 600 यूनिट। अब यही 600 यूनिट किससे कराना है, वो कराना है बी से, तो यही 600 यूनिट जो बी से कराना है, बी की क्षमता क्या है आपकी 8, तो बी के लिए क्या होगा, हम 600 में 8 से भाग कर देंगे और बस सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो ज़रा, बी टोटल यूनिट कितना है आपका 600, और किसकी क्षमता निकालनी है हमें, क्षमता तो दे रखी थी बी की, कितनी है 8, तो 8 से भाग कर दोगे 600 में, तो टाइम निकल के आ जाएगा किसका, बी का। तो 8 से भाग कर दीजिए, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 8 से भाग करने पर यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 8 से भाग करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 8 7 56, 7 बार, फिर बचेगा 4, तो 8 से भाग कर दोगे 40 में पूरा 5, यानी कि 75 दिन, ठीक है। तो सॉल्व करने पे कितना आया आपका 75 दिन, सी ऑप्शन, ठीक। समझ में आ गया, आगे बढ़े। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। आप समझेंगे कि ये वही सवाल है, टाइम एंड वर्क का है तो वही, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, गलती मत कर लेना, ठीक है। देखो वहाँ पे क्षमता का रेशियो दिया था, लेकिन यहाँ पे समय अधिक लेता है, तो यहाँ पे जो रेशियो दिया है किसका है, समय का है। तो यहाँ पे टाइम रेशियो जो दे रखा है वो टाइम का दे रखा है, क्या है, बी की तुलना में 50% ज़्यादा है, तो बी से ज़्यादा है कौन, ए, तो वो 50% ज़्यादा, तो 2 से 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 से कितना हो जाएगा उसका 3। तो ये काय का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है, इफिशियंसी इसका इन्वर्स होता है, तो वो रेशियो क्या बनेगा 2:3 बनेगा, क्लियर है। अब यहाँ पे जो 27 दिन में एक साथ वो मिलकर कर लेते हैं, दोनों लोग 27 दिन लेते हैं उसको कार्य को पूरा करने में, और बी अकेले उसको करने में कितना टाइम लेगा। तो टोटल वर्क कितना आएगा आपका, ठीक है, टोटल जो वर्क आ जाएगा आपका वो W बराबर E इंटू टी, इफिशियंसी इंटू टाइम, ठीक। इफिशियंसी दोनों की कितनी है, 3 2 5 है, और टाइम कितना ले रहे हैं दोनों लोग, तो वो सवाल में दिया है 27, तो 27 गुणा 5 करोगे तो इसका 135 बनेगा, और यही टोटल वर्क है जो कि अब कौन कर रहा है, बी अकेला कर रहा है, तो बी वाले के जो इफिशियंसी दिया है उससे भाग कर दो, बी की ये टाइम है, ये रेशियो पहले दिया था वो टाइम का था, ये है उसकी इफिशियंसी, तो किससे भाग कर दोगे आप, 3 से भाग कर दोगे 135 में, 135 में 3 से भाग कर दोगे, आंसर क्या आ रहा है, 3 से काटोगे तो 4 बार और 15 5, यानी कि पूरा कितनी बार निकट रहा है 45, किस में साथ सब कुछ यूनिट क्या थी इसके, दिन, तो आंसर किस में आएगा, दिन में कितने दिन आ रहा है 45 दिन, तो कौन सा ऑप्शन है आपका बी, क्लियर है। करते रहिए, ठीक है। और अगले सवाल को आप देखो ज़रा क्या है, रेशियो का सवाल है क्या, नहीं साझेदारी का है, ठीक है। अभिषेक, विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना निवेश करता है, और विमल चिन्मय द्वारा निवेश जो किया गया उसका 2/3 निवेश करता है। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 5500 रुपये है, चिन्मय का इससे पूछा है। सबसे पहले आप रेशियो निकाल लोगे, और वर्ष के अंत में यानी टाइम कितना दिया, सिर्फ 1 साल। तो सबसे पहले लिखो अभिषेक, यहाँ लिख लिया हमने अभिषेक, बीच में लिख लोगे आप किसको, विमल को, तो उसको बी लिख लेते हैं, चिन्मय लास्ट में सी लिख लेते हैं। तो पहले बोला है अभिषेक विमल के निवेश से कितना गुना है, 3 गुना अधिक है विमल के निवेश से। अगर विमल का आपने 1 बोला तो इसका 3 गुना, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और आगे क्या रखा है, विमल चिन्मय द्वारा निवेश किए गए राशि का 2/3 है, तो 2/3 जो कि 3 चिन्मय का होगा और 2 विमल का होगा। फाइनल रेशियो निकाल लोगे, सबको रेशियो निकालना आता ही होगा, मैंने सिखा रखा है आपको। यहाँ क्या लिखेंगे आप, 1 लिख देंगे, ठीक है। जिस अंक के सामने रिक्त स्थान होता है उसी को लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिख लोगे, यहाँ 1 लिखा है और इधर कितना लिखोगे आप 2। अब फाइनली यहाँ पे गुणा करके लिख लेते हैं ये, ठीक। तो गुणा करने पर वैल्यू कितनी आ रही है, 6 2 और 3, तो यही इसका रेशियो हो जाएगा, तीनों का रेशियो। किसका भी ये पूंजी का है, लेकिन वर्ष के अंत में यानी 1 वर्ष
तो सभी में 1 से गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूंजी गुणा समय, ठीक है, क्या होता है लाभ, तो ये लाभ का रेशियो हो जाएगा। आप कह रहे होंगे पूंजी का ये रेशियो हो गया, अब समय कहाँ है, तो समय तो 1 वर्ष है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूंजी गुणा समय बराबर क्या होता है लाभ। तो ये तीनों का क्या है, लाभ का रेशियो कितना है 6:3। 6:3 ये लाभ का रेशियो है। जोड़ने पर वैल्यू कितनी बन रही है आपकी 11। टोटल लाभ कितना है 11, जबकि सवाल में कितना दिया है, देखो जरा यहाँ पे कितना दिया है 5500। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी 5500। यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा आपका 500, और 1 यूनिट के बाद जो पूछा है वो निकाल लो। 96 का हिस्सा पूछा है, 96 का हिस्सा कितना है 3, तो 3 बराबर निकालोगे, और 3 बराबर निकालते ही आपका आंसर कितना आ जाएगा 1500। किस ऑप्शन में लिखा है 1500 रुपये, बी ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्लियर है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ आप। अगला क्वेश्चन ये, आप देखिए जरा क्या कहा है सवाल में। एक परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 50 हैं और उत्तीर्ण छात्रों का औसत लिखा है। फिर क्या बोला है, और अनुत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 30 हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। कितने लोग हैं टोटल 120, ठीक है, जिसमें फेल और पास वाले भी हैं। तो पास वाले का कितना औसत दिया है वो लिख लो एक साइड में, दूसरी साइड में आप फेल वाले का लिख लो, और एलिगेशन से आप इसको कर सकते हो बड़े आराम से। तो पास होने वाले लोगों का औसत कितना दिया है, यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 70 हैं, कितने हैं 70, तो ये 70 अंक है। और अनुत्तीर्ण वालों का कितना है 30 है, ठीक है। जबकि पूरी क्लास का कितना आ रहा है आपका, पूरी क्लास का कितना आ रहा है देखो 120 छात्रों द्वारा औसत अंक है वो कितना है आपका 50, तो उसको बीच में लिख लोगे और एलिगेशन क्रॉस मेथड से इसको सॉल्व कर लोगे। क्लियर, तो सॉल्व करते ही देखो यहाँ पे घटाओगे इस तरीके से, घटाया जाता है यहाँ पे तो 20 बचेगा, और यहाँ 70-50 में से घटाया जाएगा तो यहाँ पर भी 20 बचेगा। और अगर आप रेशियो निकालने बैठोगे तो वो 1:1 हो जा रहा है, यानी कि बराबर 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 बराबर, यानी कि 120 है तो उसका बराबर बराबर कितना हो जाएगा 60। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, फेल और पास वाले लोग कितने हैं टोटल 2, और 2 बराबर यहाँ टोटल लोग सवाल में कितना दिया है 120, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 120 के, वहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी आपकी 60, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 60। तो यही है उसने जो पूछा है, उत्तीर्ण छात्र या अनुत्तीर्ण, दोनों बराबर बराबर हैं यहाँ पे, फेल वाले और पास वाले। तो यहाँ पे उत्तीर्ण छात्र पूछे हैं जो कि कितना आ रहा है आपका 60, ठीक है, तो 60 यानी कि बी ऑप्शन क्लियर है। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ आप, दम लगा दो, सेम क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलो फिर करते हैं। एक कारखाने में श्रमिकों का औसत मासिक वेतन जो है 6,000 रुपये है, जबकि टेक्नीशियन 100 टेक्नीशियन है उसका औसत मासिक वेतन कितना है 12,000 रुपये, और गैर तकनीशियन यानी कि गैर जो नॉन टेक्नीशियन हैं उनका औसत मासिक वेतन कितना है 4,000 रुपये। कारखाने में श्रमिक की कुल संख्या ज्ञात करनी है। इसको भी आप एलिगेशन से कर सकते हो। यहाँ पे 2 तरह के लोग हैं, टेक्नीशियन को हम लिख लेते हैं टी, और नॉन टेक्नीशियन को लिख लेते हैं हम एन टी, ठीक। तो इनका कितना दिया है आप, ये देखो वैल्यू जो दी है आप, ये 6,000 है, ठीक, ये 12,000 है, और ये 4,000 है। इसको हम रेशियो में इतना ले सकते हैं, कितना 6,000 की जगह 6 ले सकते हैं, और 12,000 की जगह ओनली 12 ले सकते हो, या 4,000 लिखा है उसकी जगह काट 1000 से भाग कर दोगे, कहने का मतलब। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो। टेक्नीशियन वाले कितने थे 12,000, अब सिर्फ आप लिखिए यहाँ पे 12, ठीक है। और इधर गैर टेक्नीशियन वाले कितना दे रखा है 4,000, तो इधर लिखोगे आप सिर्फ 4, दोनों का, यानी कि दोनों टोटल जो एक कारखाने में श्रमिकों का औसत मासिक वेतन कितना था 6,000, उसको आप 6 लिखोगे। अगर आपने यहाँ 12,000, 4,000, 6,000 लिखा होता तो आप इसका छोटा राशि रेशियो मतलब जो है 1000 से भाग कर दो तीनों में, तो आप इतना लिख सकते हो 12, 4 और 6, ठीक है। और एलिगेशन आपको अच्छे से आता है सॉल्व करना। घटाओगे तो क्या बच रहा है 6, यहाँ घटाओगे तो क्या बच रहा है 2, और रेशियो निकालोगे तो क्या बनेगा 1:3, ठीक। अब ध्यान से सुनो ज़रा, यहाँ पे जो संख्या दी थी वो किसकी दी थी 100 टेक्नीशियन की वैल्यू कितनी दी थी यहाँ पे 100 दे रखा था, 100 टेक्नीशियन है, जबकि यहाँ देखो कितना है आपका एक बराबर कितना दिया है सवाल में 100, और पूछा क्या उसने, पूछा है कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी हो रही है आपकी, दोनों को जोड़ दो, 3 और 1 4, तो 4 बराबर निकालोगे कितना हो जाएगा 400।
तो टोटल श्रमिक कितने हैं 400, जिसमें से 100 तो कैसे हैं टेक्नीशियन और 300 कैसे होंगे नॉन टेक्नीशियन। ठीक है, तो फाइनल यहाँ पे जो आंसर होगा वो कितना होगा आपका 400। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट सवाल पे पहुंचो जरा। यहाँ बोला है मित्रों के एक समूह की औसत आयु कितनी है 27 वर्ष। ठीक, उसके बाद दिया है यदि 4 नए मित्र जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है और वो शामिल हो जाते हैं तो पूरे समूह की जो औसत आयु है वो 26 हो जाती है। तो शुरू में समूह में कितने लोग हैं? देखो अगर एलिगेशन लगता है ना तो आप तुरंत लगाया करो, और लगाने से उसमें जल्दी सवाल का आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एलिगेशन हमें तो पता नहीं चल रहा है लग रहा है कि नहीं लग रहा है। वो कैसे पता चल रहा है? मैंने आपको एलिगेशन के बारे में बताया, हमेशा एक तरफ बड़ी वैल्यू होगी एक तरफ छोटी वैल्यू होगी, बीच में ऐसी वैल्यू हो सकती है जो दोनों के बीच में वेरी करेगी। तो देख रहे हैं 25 26 27 ही तो लिखा है, तो सबसे बड़ी वैल्यू एक साइड में लिख लिया करो और सबसे छोटी वैल्यू एक साइड में लिख लो, तो ये 25 ही तो है। अब बचा इन दोनों के बीच की वैल्यू वो लिख लो सवाल में देखकर, वो कितना दिया है 26। बस यूँ घटा के सॉल्व कर देते हैं इसको, तो घटाने पे कितना कितना आ रहा है 1:1 बन रहा है। यानी कि जो शामिल हुए थे वो छात्र कितने हैं, जो पहले दे रखा था वो कितने हैं। तो जो 27 दिया था एक समूह में यहाँ पर लोग थे कुछ, वो हमें नहीं पता था कितने थे। ठीक है, लेकिन यहाँ जो नए 4 छात्र शामिल हुए थे जिनकी औसत आयु कितनी थी 25, तो जो शामिल हुए तो वहाँ पे कितना दिया है 4। तो यानी इस एक की वैल्यू कितनी है 4। अब 1 बराबर 4 है तो इधर भी तो 1 ही है, तो 1 बराबर यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है x बराबर भी कितना होगा 4। यानी पहले समूह में लोग कितने थे, तो क्लियर है कितने थे 4। ठीक, अगले पे पहुंचो। ये रहा सिंपल सवाल, टाइम एंड वर्क का सवाल है। एक कंपनी में अकेले RST द्वारा किया गया जो कार्य है क्रमशः लगातार क्रमशः दिया है 4 दिन में कौन करता है, और एस दिन में कौन एस जो है 6 दिन में करता है, और टी 18 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर करेंगे तो कार्य को कितने समय में किया जाएगा। ठीक है, आर का, एस का, टी का, तीनों का दे रखा है 4 6 और 18 दिन। ठीक है, सभी का दे रखा है। एलसीएम ले लो आप, जो कि एलसीएम कितना हो रहा है आपका 36 हो रहा है। ठीक, 4 से भाग करोगे तो कितना आएगा 9, 6 से करोगे तो कितना आएगा आपका 6, 18 से करोगे तो क्या आएगा 2। ठीक, तीनों एक साथ मिलके करेंगे तो इसको जोड़ दो आप, कितना हो रहा है आपका ये 17। तो 17 से भाग कर दोगे 17 यूनिट हो रहा है, तीनों की जोड़ के देखो जरा, ये 9 6 15 और 2 17, 17 से भाग कर दो। 17 से भाग कर रहे हो आप, 17 से यहाँ 1 बार कटेगा। ठीक, और 17 से ऊपर कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा, यानी 2 बार कटने वाले 2 ऑप्शन है। और सॉल्व करेंगे कितना बचा आपका 2 बचा, 20 कर लोगे 17 एकन 17। बस इतना करने पर क्या कोई मैच किया ऑप्शन, तो बिल्कुल कौन सा आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू मैच कर रही है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 43,120 रुपये को PQR में इस प्रकार बांटा जाता है कि P का हिस्सा जो है Q और R के, P और R के कुल हिस्सा कह रखा है, वहाँ पे क्या दिया है P और R के कुल हिस्से का 4/7 और Q का हिस्सा जो है वो Q और R नहीं PR के कुल हिस्से का 2/5 है। R का हिस्सा क्या होगा ये पूछा गया है। ठीक है, तो टोटल P प्लस Q प्लस R की वैल्यू सवाल में क्या दी है, वो है 43,120 दिया है। ठीक है, अब P का हिस्सा जो है वो Q और R के हिस्से का कितना दिया है 4/7। तो P को हम बट्टे में ऐसे भी लिख सकते हैं कि P बटा में Q प्लस R, या फिर उसी को रेशियो में भी लिख सकते हैं इस तरीके से, जो कि वैल्यू कितनी दे रखी है 4/7, यानी इसको 4:7 भी लिख सकते हो आप। फिर क्या बोला है, फिर बोला है Q और PR, इन दोनों के लिए क्या बोला है 2/5 है, तो इसकी वैल्यू 2:5। ध्यान से देखो, ये PQR की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 43,120। ठीक है, 43,120 है ना PQR की वैल्यू। तो PQR का योगफल दोनों जगह क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर तीनों को जोड़े हैं PQR और यहाँ पर भी जोड़े हैं PQR,
दोनों की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बराबर बराबर। जबकि यहाँ क्या बराबर है, यहाँ तो 11 हो रही है और यहाँ 7 हो रही है, बराबर नहीं है, तो क्या करोगे आप, बराबर कर लोगे। ऊपर वाले में किससे गुणा कर दोगे आप, 7 से, क्योंकि 2 और 5 7 हो रहा है, और ऊपर 4 और 7 कितना है, 11, तो 11 से नीचे गुणा और 7 से ऊपर गुणा। 7 से ऊपर गुणा करने पर ये 28 और 49 हो जाएगा आपका, ठीक। और यहाँ गुणा कर रहे हो आप 11 से, तो 11 से 2 में करोगे तो ये 22 और 55, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये जोड़ने पर कितना हो रहा है आपका, 77 हो रहा है दोनों जगह, तो ये बराबर बराबर हुआ कि नहीं। अगर बराबर बराबर है यानी 77 की वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है, 43,120। वहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के आप आर का हिस्सा निकालना है, तो पी और क्यू की वैल्यू आपके पास है ना। देखो जरा, पी की वैल्यू क्या है आपके पास, पी की वैल्यू यहाँ सवाल में शुरुआत में लिखी है, और वो देखो जरा, यहाँ पे पी है, तो ये वैल्यू किसकी है, पी की वैल्यू है, कितनी है, 28। तो यहाँ हम पी क्यू आर की वैल्यू देखते हैं कितनी कितनी है। तो पी की वैल्यू तुम्हारे पास 28 है, ठीक है ना, पी की वैल्यू कितनी है, 28। यहाँ देखो क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू है 22, तो यहाँ 22 लिख लो। अब क्या बचा, दोनों को जोड़ने पर ये कितना हो रहा है तुम्हारा, 50, जबकि वैल्यू टोटल कितनी हो रही है, 77। वैल्यू टोटल 77 है, तो यहाँ 27 बचा। टोटल ये 77 है, और 77 बराबर योगफल यहाँ पे क्या दिया, यानी टोटल 43,120। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे आप, जो कि भाग करके निकालने के बाद फिर किसकी वैल्यू पूछी उसने, आर का हिस्सा, और वो 27 बराबर आपको निकालना है, ठीक। तो पहले 11 से यहाँ पे भाग कर दीजिए, कितनी बार जाएगा आपका, 7 बार। 11 से इधर कर रहे हो भाग अगर आप, तो पहले 11 या 33 3 बार जाएगा, ठीक है, और 33 के बाद बचेगा यहाँ पे आपका 10, यानी 101, 1199, और बचेगा आपका फिर 2, पूरा 11 दूनी 22, ठीक है। ये वैल्यू इतनी बननी है। फिर 7 से और काट दीजिए इसको, 7 से काटोगे यहाँ पे, तो 7 से 5 बार 35, 4 बचा, 7 छिक्का 42, 560 बचा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई आपकी, 560। तो आपको तो 27 निकालना है, तो 27 बराबर निकालोगे, 27 से गुणा कर दोगे आप, ठीक है। तो 560 गुणा 27 को सॉल्व कर लोगे, 560 गुणा 27, और आप इतना देख लीजिए जरा, इकाई अंक क्या आएगा, 2 आएगा, 2, अच्छा 2 तो 2 फिर में है, तो पूरा गुणा करने पर ही आएगा। और एक और बात, सम ऑफ डिजिट, जैसे आपको मैंने बताया कि हमेशा सम ऑफ डिजिट कहीं कैलकुलेशन, जैसे मान लो आपको 27 का टेबल नहीं आता है, तो 7 और 2 9, 9 का किसी भी सम ऑफ डिजिट, जैसे कोई संख्या है, जैसे 27 है ना, तो सम ऑफ डिजिट इसका कितना हो रहा है, 7 और 2 9, तो किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो उसका भी सम ऑफ डिजिट कितना आएगा, 9 आएगा। तो किसका 9 हो रहा है, तो दोनों का ही हो रहा है क्या, हाँ सही कह रहे हो, यहाँ पे 5 और 4 9, यहाँ पर भी 9 हो रहा है। पूरा गुणा करके, तब आपको पूरा गुणा करके सॉल्व करना पड़ेगा, अगर ऐसा होता है तो। कभी कभार क्या होता है, मैच कर जाता है, तो आप गुणा कर लो, 27 छिक्का आपका बन जाएगा, वैल्यू बनेगी, गुणा कर लेते हैं हम। अगर जैसे बाई चांस उस तरीके से गुणा नहीं कर पा रहे हो, जैसे मान लो, अगर कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कर लीजिए, इस तरह से गुणा, 7 छिक्का 42, ठीक है, 4 कैरी है आपकी, और ये 35 हो जाएगा, ठीक, और ये 6 दूनी 12, तो ये सब जोड़ दोगे, 4 और 5, 4 5 9, 9 2 11, 1 कैरी, ठीक है। इससे ही आंसर आ गया आपका, क्योंकि यहाँ पे कितना आया लास्ट में, 0 तो आ रहा, यानी 0 तो था ही है, और 27 से गुणा किए तो पहले 2 आया, फिर लास्ट में 1 आ रहा है, तो पूरी वैल्यू मैच कर चुकी है। आप वहाँ टाइम वेस्ट ना करें, आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी टिक लगाएं और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगले पे आ जाओ आप। मोहन और श्याम 800 रुपये के लिए एक काम को करते हैं। मोहन और श्याम 800 रुपये के लिए एक काम को करते हैं। मोहन अकेले 6 दिन में कर सकता है, और जबकि श्याम उसे 8 दिनों में कर सकता है। रमेश की मदद से अगर वो काम को करेंगे तो वो 3 दिन में कर सकते हैं। श्याम का हिस्सा पूछा गया है। मोहन का दे रखा है कितना, 6 दिन में किए हैं वो अकेले, और श्याम कितने दिन में कर सकता है, श्याम उसको 8 दिन में कर सकता है। जबकि तीनों लोग एक साथ मिलकर करें, मोहन, श्याम और लास्ट वाला व्यक्ति कौन था, रमेश, तीनों लोग मिलकर करेंगे तो वो 3 दिन में करते हैं। तो एलसीएम ले लिए ज़रा, और एलसीएम यहाँ पे आपका हो जा रहा है
24, 6 से भाग करोगे तो ये 4 बार, 8 से भाग करोगे तो ये 3 बार और 3 से भाग करोगे तो ये 8 बार। हमें रमेश का अकेले रमेश कितने टाइम में कर लेता है ये और निकालना है, ठीक है। तो ज़रा देखो यहाँ पे अगर तीनों का यूनिट कितना है 8 और 8 में से ये 7 घटा दोगे तो रमेश का आ जाएगा ना। अगर तीनों की इफ़िशियंसी देखें, मोहन की, श्याम की और रमेश की, तो वो क्या आ रही है। तो देखो इसका तो 4 था, ये लिखा है 4, ठीक है। मोहन का कितना है 4, रमेश का कितना है आपका 3, ठीक है। और लास्ट में रमेश का कितना हो जाएगा, क्योंकि 8 है, सब मिलके कर रहे हैं तो 8 ही तो हो रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से 4 और 3 7 और 1 8, 8 वैल्यू बननी है टोटल, जबकि 800 रुपये हैं। अब उसको जितना जितना काम किया होगा उतना उतना उस हिसाब से पैसा मिलेगा। 4 यूनिट काम किया है तो 400 रुपये हो जाएगा, 3 यूनिट काम किया है 300 हो जाएगा, 1 किया है 100 हो जाएगा। क्योंकि 8 बराबर 800 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1 यूनिट की वैल्यू सिर्फ आपकी 100 रुपये आ रही है। किसका पूछा है सवाल में, श्याम का, और श्याम का तो 3 है तो 3 बराबर निकाल दोगे, 3 बराबर वैल्यू क्या आ रही है आपकी 300, बस। कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। थोड़ी गर्मी ज़्यादा है तो कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। जैसे आपको कुछ अजीब लग रहा हो तो वो यही है, गर्मी, और कुछ नहीं है बस। चलो, 2 संख्याएं हैं 3:5 के अनुपात में है। इसका हीट वेव थोड़ा गर्मी देता है, इस वजह से थोड़ा गर्मी लगती है यहाँ पे। कोई बात नहीं, मेहनत करोगे तो कुछ अच्छा ही होगा। 2 संख्याएं हैं 3:5 के अनुपात में हैं और प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्याएं जो है 9 और 16 के अनुपात में हो जाती हैं। तो छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या 3 से कटने वाली होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 से ये देखो छोटी संख्या क्या है 3, तो 3 बराबर निकालना है, तो 3 से कटने वाली, यानी आंसर या तो सी होगा या डी। चेक कर लेते हैं स्पीड से क्या है। इसका सबसे बढ़िया तरीका आप पहले लिख लीजिए, पुराना रेशियो, इनिशियल रेशियो लिख लीजिए आप, 3:5 लिखा हुआ है। फिर क्या रखा है, प्रत्येक में से घटाया गया है, कितना घटाया गया, बोला गया 6 घटाने पर नया अनुपात क्या हो रहा है, लास्ट में लिखा है 9 और 17 हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, जब भी बराबर बराबर वैल्यू घटाई जा रही हो या जोड़ी जा रही हो तो डायरेक्ट इसके अंतर में गुणा कर दोगे। यहाँ अंतर कितना हो रहा है आपका 8, 8 गुणा 6 कर लोगे तो वो कितना हो जाएगा आपका 48। ये बराबर लिखोगे, इस तरह से जो क्रॉस करके गुणा करोगे उसकी भी अंतर लेना होगा उसका आपको। जैसे 17 गुणा 3 51 हो जाएगा, 9 गुणा 5 45 हो जाएगा। अगर घटाओगे तो ये 6 ही तो बन रहा है, तो ये जो 6 बन रहा है, ये 17 गुणा 3 करोगे 51 बना, 9 गुणा 4 करो, 9 गुणा 5 करोगे तो 45 बना। इन दोनों का आप अंतर ले लोगे और इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है, तो घटाने पर 6 ही तो आ रहा है। तो 6 बराबर उसके आप अंतर के बराबर कर लोगे, जहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 8। तो छोटी संख्या क्या थी 3, तो 3 बराबर कितना आएगा 24। छोटी संख्या क्या बनी आपकी 24, ठीक। आ जाओ, एक टोकरी में 12 दर्जन सेब हैं। एक चैप्टर है जो हर्ष अग्रवाल में लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम है संख्याओं पे आधारित, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म आता है और हर बार आता है। बहुत अच्छा चैप्टर है, आप उसकी रिवीजन कर लेना। और उसमें से जो क्वेश्चन है सेकंड वाले क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। सेकंड नहीं, हैंडशेक, हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन जो है, और गिफ्ट देने वाले क्वेश्चन भी हैं, और उसी में से ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, एक टोकरी में 12 दर्जन सेब हैं। एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं आप जानते हो, एक दर्जन में आपका 12 वस्तुएं होती हैं, ठीक है। तो एक दर्जन में 12 आर्टिकल हैं, ये आर्टिकल है, ठीक है। और कितनी, एक दर्जन, समझ जाना, ये 12 आर्टिकल लिखा है शॉर्ट में मैंने, मतलब 12 वस्तुएं, ठीक है। अब क्या रखा है कितनी है, तो वो कितनी दर्जन है, 12 दर्जन, ठीक है। तो 12 दर्जन में कितनी वस्तुएं बनेगी, तो 12 गुणा 12 144, और वस्तुएं क्या हैं, सेब है, तो हम सेब लिख सकते हैं, ठीक है। 144 सेब यहाँ तक हो गए, ठीक है। और उसके बाद क्या रखा है, 2 दर्जन और जोड़े गए उसमें। एक दर्जन में 12 होंगे तो 2 दर्जन में 2 दर्जन और जोड़ी गई हैं, और 2 दर्जन जोड़ने पर वैल्यू आपकी इसमें कितनी जुड़ जाएगी 24। तो टोटल सेब यहाँ तक कितने हो जाएंगे, 168 सेब हुए। अब लास्ट में क्या बोला है कि उसने
10 सेब खराब हुए हैं और 10 सेब अगर खराब हो गए तो वो तो हटा ही दो आप, और हटाने पर कितने बचे आपके 158, ठीक है। और 158 के बाद शेष को दो टोकरियों में समान रूप से स्थानांतरित किया जाता है। तो प्रत्येक में सेब कितने, दो टोकरी हैं तो एक टोकरी में कितना होगा, तो दो टोकरी हैं आपकी, दो टोकरी में, तो एक टोकरी में क्या होगा, सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, भाग कर दोगे, तो एक टोकरी में कितने आएंगे, तो इसका आधा कर दोगे आप। एक टोकरी में सेब कितने होंगे आपके, तो आधा करने पर आपका 79 सेब, यानी एक टोकरी में कैस कितने सेब आ रहे होंगे आपके 79। किस ऑप्शन में लिखा है, डी ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। समझ में आ रहा होगा आपके। अगले सवाल पे पहुंच चुके हो आप, जिसमें बोला गया है ए और बी किसी कार्य को 75 दिन में कर सकते हैं, और उन्होंने एक साथ कार्य को शुरू किया लेकिन कुछ समय के बाद छोड़ दिया है। किसने, ए ने कार्य को छोड़ दिया है, बी ने शेष कार्य किया है 23 दिनों में। तो लास्ट में पूछा गया कि ए ने कार्य शुरू में कितने दिनों बाद छोड़ दिया था, ये पूछा है। ठीक, ध्यान से देखो, दो ही लोग हैं ए और बी, तो शुरू में किसने किया है, कुछ दिन कार्य किया और उन्होंने एक साथ कार्य किया है, यानी ए ने भी किया है और बी ने भी, लेकिन क्लियर नहीं है कितने दिन किया है, तो हम मान लेते हैं एक्स दिन किया है। लेकिन साथ में बी ने भी किया है और ए ने भी किया है, ठीक है। तो यहाँ साथ में ए प्लस बी दोनों लोग कर रहे हैं, ठीक। कितने दिन, तो वो लिख लिया मैंने एक्स दिन। फिर इधर जो किया है बी ने अकेले किया, और वो कितने दिन कार्य किया है, वो किया है 23 दिन। और आगे बोला गया है कि जो टोटल कार्य है आपका, टोटल कार्य यहाँ पे देखो, ये एलसीएम ले सकते हो, तो वो तो सिंगल ही दे रखा है, और बी का 75 तो उसी को टोटल मान सकते हो कि टोटल यूनिट कितना है, कार्य कितना है 75। तो यहाँ बी का है आपका 23 दिन कार्य किया, लेकिन इसके साथ भी तो कार्य किया है। ये अगर हमने मान लिया है एक्स किया है, तो बी ने भी तो एक्स किया होगा, उसका भी लिख लेंगे एक्स। और ये अकेले फिर बी ने शेष कार्य किया है, ठीक है। तो 2x प्लस ये 23 घटा दो उसमें से, तो कितना बच रहा है आपका यहाँ पे, 23 घटाने पर 52। x की वैल्यू क्या आ रही है 26। तो शुरू में कितने दिन तक ए ने कार्य करने के बाद छोड़ दिया था, तो वो आपका है ए ऑप्शन। क्लियर है, सिंपल है, नॉर्मल क्वेश्चन है इसके। और टाइम एंड वर्क का थोड़ा सा अच्छा सवाल भी आ सकता है, ठीक है, और थोड़ा अच्छा, बट ये भी अच्छा ही था। अभी इस क्वेश्चन को देखो जरा, 15, 20, 25 और आगे डॉट डॉट करके लिखा है, 135 के बीच में कितने पद हैं, ये पूछा गया है, ठीक। जबकि आपको 15 और 135 को छोड़कर बताना है, तो बीच में जो अंतर है प्रत्येक पद में, वो कितने का अंतर है, 5 5 का, ठीक है। ध्यान से सुनिए, अगर हमें 15 को छोड़ देना है तो पहला पद क्या होगा, फिर 20 होगा, 25 होगा। इस तरीके से लास्ट वाला पद 135 को छोड़ देना है तो क्या होगा, 130 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों को तो आपको छोड़ देना है, सवाल में बोल रखा है हटा देना है, इनको छोड़कर बताना है कितने पद होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये इस तरीके सीरीज है, आपका पहला पद ये है, अंतर 5 5 का है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या होगा आपका 20 है, और लास्ट वाला पद क्या है 130 है। तो यहाँ जो वैल्यू टोटल बनेगी आपकी कितने बनेंगे, ये पद निकालना एक फार्मूला होता है इसके लिए, n पदों की संख्या के लिए, यानी n की संख्या निकालने के लिए लास्ट पद, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, यानी कि फर्स्ट पहला पद, और इसका जो डिफरेंस बनता है उससे आप भाग कर दोगे, डिफरेंस से, अंतर से, और प्लस 1 कर दोगे। तो ज़रा सॉल्व करना, लास्ट वाला कितना है 130 है कि नहीं, शुरू का कितना है 20, अंतर कितना है प्रत्येक में, अंतर तो 5 का आ रहा है, और प्लस 1, इसको सॉल्व करिए, 110 है, 110 में 5 से भाग करोगे तो 22 और प्लस 1, फाइनल आंसर क्या बनना है आपका 23। तो किस ऑप्शन में 23 लिखा है, डी ऑप्शन में, राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। क्लियर है। समांतर सीरीज का एक क्वेश्चन है जो कि आपने देखा होगा, पिछले साल भी आया था,
ठीक है। और पिछले साल जो आया था वो इस तरह का ही क्वेश्चन था, वहाँ पर बस ये पूछ रहा था टी एनवा पद, तो उसको भी याद कर लीजिए आप। टी एनवा पद निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, टी एनवा पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। समांतर सीरीज में कोई सा पद निकालना हो, 10वां 11वां 23वां कोई सा एनवां पद निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिए, इसका क्वेश्चन आ सकता है, पिछली बार आया है। एक लॉन आयत के आकार का है जिसकी जो भुजाएं अनुपात लिखा है, जिसकी भुजाएं कितनी हैं, जिसकी भुजा का अनुपात 2:3 दिया है, ठीक है। और लॉन का क्षेत्रफल भी दे रखा है 600 मीटर स्क्वायर, लॉन की लंबाई और चौड़ाई जिसमें से उसने चौड़ाई पूछी है। तो आयताकार है तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या यहाँ पे लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है, बिल्कुल दिया है, 2 और 3 ये भुजाएं हैं ना उसकी, तो हमेशा आप रेशियो को अलग करके लिखोगे और गुणा में लिखोगे तो x लेना होगा, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6x² हो जाएगा क्षेत्रफल, जो कि सवाल में कितना दिया है देखो, क्षेत्रफल 600 मीटर है ना, मीटर स्क्वायर, जबकि यहाँ पर भी तो 6x² बनना है, तो 6x² बराबर है 600 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से 6 से 6 कट जाएगा आपका, और x² बराबर वैल्यू निकालोगे तो वो 10 का स्क्वायर वर्गमूल मतलब ले लोगे, तो क्या वैल्यू बन रही है x की आपकी, x बराबर 10 बन रहा है, और x बराबर 10 के बाद उसने पूछा ही है लॉन की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो चौड़ाई तो हमेशा कम वाली वैल्यू होगी जो कि 2x होगा, तो 2x बराबर निकालोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 20, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 20 मीटर। क्लियर है। अगले सवाल पे आ जाओ, मेहनत करो अच्छे से जो कि हो जाए। एक साइकिल चालक जो है 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है और साइकिल चालक की किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड क्या है, क्या क्या दिया लिख लीजिए आप, ठीक है। जैसे इस सवाल से ना ज़्यादातर गर्ल्स डरती हैं, और जो टाइम एंड डिस्टेंस के अलावा कौन कौन सा चैप्टर होता है जैसे कि 2D 3D वाले उनसे भी डर जाती है, जबकि वो सिंपल सवाल होते हैं, उनमें बस फार्मूला याद हो, और फार्मूला लगा तो तुरंत आंसर आएगा। होता है क्या, फार्मूला याद होता तो लगाना नहीं आता है। अरे आप जो डाटा दिया वो लिख लिया करो, डिस्टेंस दी है तो लिख लो उसको, कितना दिया है डिस्टेंस 900 मीटर, ठीक है। टाइम क्या दिया है, टाइम आप ऐसा करो ये मीटर में तो सेकंड में ही लिख लो पूरा, 2 मिनट और 30 सेकंड दिया है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 2 मिनट में 120 सेकंड ये और 30 सेकंड ये, टोटल कितना सेकंड हो रहा है आपका 150 सेकंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो स्पीड पूछा गया है, अब बताओ ये सब डाटा है जिसमें से 2 का दे रखा है, तीसरे का पूछा है, तो आप क्या जानते हो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है, वैल्यू लगा दीजिए बस, फालतू में डरते हो आप लोग। 150 ये बट डाटा जो आ रहा है वो मीटर पर सेकंड में आ रहा है, अगर इसी में आप 18/5 से गुणा कर दें तो ये फिर अपना किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 0 से 0 काटने के बाद अगर आप 15 से भाग कर दोगे तो ये कट जाएगा तुम्हारा कितनी बार 6 बार, और यहाँ भाग कर दिया है तो ये 3.6 और 3.6 का आप गुणा कर दोगे 3.6, ठीक है, 3.6 का अगर आप गुणा कर दोगे 6 में तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 21.6, किस में आएगा डाटा, किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किस ऑप्शन में लिखा है आपके, बी ऑप्शन में, राइट आंसर बी ऑप्शन। क्लियर है। मैं कह तो रहा हूँ आप यूँ ही डरते हो, बस कोशिश नहीं करते हो, एक बार डाटा जो दिया है वो लिख लीजिए और फिर उसको सॉल्व करके देखिए। अगला सवाल, एक साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 2 साल के लिए 2000 रुपये की राशि कितनी हो गई है आगे चल के, कि 3220 हो गई है। तो वार्षिक ब्याज की दर पूछा है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, पहले लिख लो आप प्रिंसिपल क्या दिया है और फिर अमाउंट क्या दिया है। तो प्रिंसिपल कितना है आपका 2000 रुपये, और 3120 रुपये क्या है आपका अमाउंट। ब्याज कितना बनना है तो वो घटाने पर कितना आ रहा है 1220। वार्षिक ब्याज की दर निकालनी है आपको, यही तो ब्याज है लेकिन ये 2 साल का है, ठीक है। तो 2 साल का अगर ये ब्याज है और आपको ब्याज की दर निकालनी है, तो ब्याज बराबर, ये ब्याज ही तो है टोटल, तो ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है आपका PRT/100। इसकी वैल्यू 1120, ठीक है। P की वैल्यू 2000, तो 2000 लगा दो, P की वैल्यू है ये। R की वैल्यू हमें पता करनी है, बट्टे में क्या है 100,
टाइम क्या है सवाल में पढ़ लीजिए, देखा होगा आपने यहाँ पढ़ के। तो वो कितने साल दिया है, 2 साल, तो यहाँ लिख लोगे आप 2 साल। ठीक है, बराबर में क्या है, टोटल ब्याज वो कितनी है, 1120। बस सॉल्व कर लो इसको आप। 0 से 0 काट देने के बाद 4 से भाग करना, और ये 0 यहाँ से कट जाएगा, सिर्फ 4 से भाग करना है। और 4 से भाग करोगे तो 4 से 4, 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 और 32, तो 28% प्रति वर्ष ये ब्याज की दर रहेगी आपकी। क्या ऑप्शन है, डी। बोलो कोई दिक्कत हो तो। बहुत सिंपल सवाल है, आप बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे मजबूत पकड़ बनाइए अपनी। इधर आ जाओ। हाँ, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं। गर्ल्स डरती हैं इस क्वेश्चन से, जबकि 2D और 3D में कोई दिक्कत नहीं है। आप बस फॉर्मूले तो याद कर लो। अगर आपको फॉर्मूले याद हो गए तो आराम से क्वेश्चन कर लोगे। और हर बार यहाँ पे यूपी पुलिस में क्वेश्चन आता ही आता, हर बार आया है ये सवाल, एक 2D से या 3D से। तो फॉर्मूले याद करो अच्छे से। देखो यहाँ पे घन की सबसे लंबे बिकड़ की माप दे रखी है, और घन का बिकड़ क्या होता है, भुजा √3, जिसमें यहाँ पर क्या दिया है, 7√3। तो अब बताओ ज़रा, क्या तुम यहाँ से ये √3 से √3 कैंसिल करके क्या भुजा की माप नहीं निकाल पाओगे, 7 हुआ। घन का आयतन पूछा है, घन का वॉल्यूम, घन का आयतन क्या होता है। अब बस फॉर्मूला नहीं याद है, नहीं तो क्वेश्चन कर ही नहीं पा रहे हो ना। जबकि कितना सिंपल फॉर्मूला है इसका, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो 1/3 यानी कि 7 का क्यूब करोगे आप, और 7 का क्यूब करने पर वैल्यू क्या जाएगी आपकी, ठीक है, 7 का क्यूब करने पर 343। किस में आएगा डाटा, जो डाटा आपका 7 किस सेंटीमीटर में था, तो ये सब सेंटीमीटर क्यूब आएगा। किस ऑप्शन में लिखा है, यही है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये आपके लिए है। हर बार मैं एक क्वेश्चन इसलिए छोड़ता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे आप सभी लोग। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में।